हेलो दोस्तों, फील्ड टेक्नीशियन के 72 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में बिजली का इतिहास और उसकी मूल बातें। बिजली का इतिहास हमने पिछले 70 में जान लिया था, ये पार्ट 1 में जान लिया था। आज हम जानेंगे उसके जो मूल बातें हैं वो। तो इसमें पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था, बिजली के इतिहास के बारे में पता लगाना, न्यूटन की गति के नियम, कार्य शक्ति और इसके बारे में। आज हम सीखेंगे ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है और ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। ऊर्जा के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अब आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। अब हम एक उदाहरण से जान लेते हैं। आइए एक कल्पना करते हैं कि एक खिलाड़ी स्ट्राइकर को कैरम बोर्ड पर रखता है और स्ट्राइकर एक सिक्का मारता है। जब मनाया जाता है कि सिक्का हिलना शुरू होने पर स्ट्राइकर चलना बंद कर देता है। इसका कारण यह है कि स्ट्राइकर में ऊर्जा में सिक्का के पास से गुजरता है। ठीक उसी तरह जैसे आपने खुद को स्ट्राइकर से ऊर्जा दी, इसका मतलब है कि ऊर्जा का यह बल समान है, यह बस अलग अलग तरीके से चारों ओर से गुजरती है। यह ऊर्जा संरक्षण के कानून का वर्णन करता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जाती है और न ही नष्ट की जाती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा कभी भी पैदा नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ऊर्जा जो होती है वो कभी भी हम उसको पैदा नहीं कर सकते या बना नहीं सकते। केवल जो ऊर्जा होती है उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे कि हवा है, हवा भी एक क्या है, विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है। अब इस पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए पवन चक्कियाँ लगी होती है, जो क्या करती है, हवा को बदल करके हमें क्या देती है, विद्युत ऊर्जा। तो इसी प्रकार से जैसे सूर्य की ऊर्जा है, तो ये होती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमारे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलनी है तो हम क्या लगाएंगे, सौर ऊर्जा की प्लेट्स। तो वो प्लेट्स क्या करती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हमें बदल करके देती है। तो दोस्तों, एक चीज़ हमने इसमें सीख ली है कि ऊर्जा हम पैदा नहीं कर सकते, केवल इसे ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब आइए इसके कुछ और भागों के बारे में जान लेते हैं। शरीर की ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। हर किसी चीज़ों को बनाने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। आपको दौड़ने, वजन उठाने और गेंद फेंकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा काम करने की क्षमता होती है, उसे ही ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी जलाशय में पानी को ऊर्जा कहा जाता है, क्योंकि उसका उपयोग घाटी के निचले हिस्से में टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है। या फिर हम इसको ऐसे समझें, कोई भी पॉन्ड्स है या तालाब है या कोई बड़ी नदी है, वहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसके अंदर क्या होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है। अब उस पानी को अब जैसे हम कोई नाली बना करके नीचे लेके आएंगे टरबाइन के ऊपर, तो वो क्या करता है दोस्तों, उस टरबाइन के ऊपर जैसे पानी पड़ता है तो पानी में कौन सी ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा। अब जो गतिज ऊर्जा है वो टरबाइन की ब्लेड्स पे आके गिरती है, तो वो कौन सी ऊर्जा जनरेट करती है, मैकेनिकल एनर्जी बदल देती है गतिज ऊर्जा को। उसी प्रकार से जैसे टरबाइन में मैकेनिकल ऊर्जा जनरेट होती है और वो मैकेनिकल ऊर्जा जनरेटर के थ्रू हमें इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल करके दे देता है। जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल के हमें दे देता है। तब हम उस पानी से विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से होता है, किसी भी चीज़ को हम बदल सकते हैं, केवल जनरेट नहीं कर सकते। अब आता है ऊर्जा का अर्थ। जैसे जब आप सुबह उठते हो तो आपको कैसा लगता है, रात में अच्छे नींद के बाद क्या आप ताज़ा ऊर्जावान खुश महसूस नहीं करते? क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तब हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दिन के दौरान आप स्नान करने, स्कूल के लिए कपड़ा पहनना, अपने बैग पैक करना,
स्कूल जाना, पढ़ाई करना और खेलना भी शुरू करते हैं। और दिन के जो सारी गतिविधियां करने के बाद में, जैसे आप पूरा करने के बाद आप अपना कैसा महसूस करते हैं? थके हुए अपन महसूस करते हैं कि आज तो मैं थक गया। तो शाम को जैसे आप थके हुए महसूस करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? कि जो हमारे शरीर के अंदर जो सुबह ऊर्जा थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई है। अब जो ऊर्जा है वो बहुत ही कम बची है। तो ये ऊर्जा का ही खेल है सारा। ऊर्जा की वजह से ही हम ऐसे महसूस करते हैं। थका हुआ और सुस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन के अंत में इतना थका हुआ महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, जब आप उठते हैं और ऊर्जा से भरे होते हैं और जैसे कि आप काम करते रहते हैं, आप ऊर्जा खर्च करते हैं और थक जाते हैं, तो वास्तव में सारी ऊर्जा कहाँ चली जाती है, ये कभी आपने सोचा है? तो सारी ऊर्जा जो है वो कहाँ चली गई? सारे जो हमने काम किए हैं, नहाए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, पहने हैं, कपड़े जो हैं धोए हैं या कपड़े पहने हैं या और भी कोई काम किए हैं, वहाँ सारी ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है। जब हम दिन भर काम कर रहे थे तब ऊर्जा खर्च हुई थी। चीज़ों को उठाना, चीज़ों को हिलाना आंदोलन कारण या हम कहेंगे परिवर्तन का कारण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा को कार्य करने या परिवर्तनों का कारण बनने के क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों, कोई भी ऊर्जा है वो पैदा नहीं होती है, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। अब ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के बारे में जान लेते हैं कि ऊर्जा जो है हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। पहला है ऊर्जा कार्य करने या परिवर्तनों का कारण बनने की क्षमता है। अभी मैंने कहा था ऊर्जा पैदा नहीं की जा सकती, केवल बदली जा सकती है। अतः किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब गैस स्टोव पर पानी उबाला जाता है तो ईंधन जलता है। तो जो ईंधन है वो क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी जो है वो नष्ट कर रहा है और वो एनर्जी किस में बदल रहा है? वो हीट एनर्जी में, उष्मा एनर्जी में, उबलने के लिए जो गर्मी देता है उसके अंदर। जब खाना सौर कुकर में पकाया जाता है तो सूरज की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पटाखे फोड़ते समय पटाखे में रसायनों से ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और जब कोई पंखा चालू होता है तो वह चलता है क्योंकि बिजली ऊर्जा प्रदान करती है। इस सभी क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। पहला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें सूर्य से मिलती है, उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? सौर ऊर्जा को बदलने के बाद में, जैसे सौर ऊर्जा की प्लेट है, उसके बाद में जो हम वायर से बैटरियों की तरफ जो करंट लेके जाते हैं वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है या विद्युत ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा बनती नहीं है, ये बदली जाती है। उसके बाद में आती है तापीय ऊर्जा। उसके बाद में आता है रासायनिक ऊर्जा जो रसायनों से मिलती है। परमाणु ऊर्जा जो परमाणु एटम से मिलती है। उसके बाद आता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल ऊर्जा होती है, जो हमें कोई भी भाग जो मशीन है या टरबाइंस है वो घूमता है, वो होती है मैकेनिकल ऊर्जा। और मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जनरेटर की आवश्यकता होती है। और होती है वायु ऊर्जा और दीप्तिमान ऊर्जा। दीप्तिमान रेडिएट्स होती है, एक्सरेज के अंदर यूज़ किया जाता है इसका। उसके बाद में आता है ऊर्जा का रूपांतरण। इनमें से प्रत्येक मामले में ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको। पहला है फैन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। जो पंखा है वो क्या कर रहा है कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको वो बदल रहा है गतिज ऊर्जा में। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। हवा कर रहा है ना पंखा में, तो वो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। उसी प्रकार से एलपीजी गैस स्टोव है, वो क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल रहा है। केमिकल एनर्जी कौन सी है? रासायनिक ऊर्जा। उसको किस में बदल रहा है? हीट एनर्जी में। उसके बाद में है सोलर कुकर। सोलर एनर्जी टू हीट एनर्जी। सोलर कुकर क्या करता है? सौर ऊर्जा को हीट ऊर्जा में बदलता है। अब इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन क्या ये परिवर्तन हमेशा 100% होते हैं? ज़रूरी नहीं है। जैसे कि 100% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 100% गतिज ऊर्जा में नहीं बदलती है, इसमें कुछ लॉसेज होते हैं।
उसके बाद में है, पहले उदाहरण में हमने जब पंखा चालू होता है तो विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हालांकि विद्युत ऊर्जा की कुछ मात्रा का उपयोग पंखे की मोटरों को गर्म करने के लिए किया जाता है, इसलिए 100% ऊर्जा रूपांतरण नहीं हो पाती है। उसके बाद में आता है ऊर्जा का रूपांतरण। इसी तरह से दूसरे उदाहरण में हमने देखा एलपीजी जैसे रसायनों में रासायनिक ऊर्जा होती है, और यह ऊर्जा जो होती है अन्य रूपों में जैसे ऊष्मा या तापीय या ध्वनि या गतिज ऊर्जा इसके रूप में परिवर्तित की जा सकती है। उसके बाद में तीसरे उदाहरण में हमने देखा, यह तीसरा उदाहरण जो हमारा आता है वो आता है, एक कार जो चलती है उसको हम ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम बोलेंगे ईंधन ऊर्जा, और वो ईंधन ऊर्जा किस में बदल के देती है, हमें गतिज ऊर्जा में बदल कर देती है। टायर और सड़कों के बीच घर्षण के कारण उसके अंदर भी जो ऊर्जा है वो लॉसेस हो जाती है या उसमें ऊर्जा जो है नष्ट हो जाती है। सौर ऊर्जा की कुछ मात्रा और कुकर की काली सतह पर अवशोषित होती है, यानी कि सौर ऊर्जा की जो प्लेट है वो पूरी की पूरी सौर ऊर्जा को बदल करके नहीं देती है, उसमें कुछ लॉसेज होते हैं, जो प्लेट हैं वो गर्म करने में अपनी ऊर्जा जो है वो नष्ट कर देती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रणाली में जब ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है तो ऊर्जा का अंतिम स्तर परिवर्तन होने से तुलना में कम होता है, यानी कि जो शुरू में हमें जो ऊर्जा मिलती है और जो एंड में हमें ऊर्जा मिलती है उसमें काफ़ी लॉसेज होते हैं, काफ़ी नुकसान रहते हैं। मतलब नुकसान का मतलब है कि लॉस रहते हैं, उसमें पूरी की पूरी 100% ऊर्जा हमें बदल करके नहीं देता है। अब आता है ऊर्जा के विभिन्न रूप। पहला आता है यांत्रिक ऊर्जा। शरीर को विस्थापित करने या शरीर की स्थिति को बदलने या शरीर को खराब करने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में माना जाता है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पहली है स्थितिज ऊर्जा और दूसरी है गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, अभी हम हमारे जो कोर्स है वो है इलेक्ट्रिकल से संबंधित, तो हम इसको इलेक्ट्रिकल से संबंधित ही लेके चलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी वो होती है जैसे कोई इंजन है वो घूम रहा है, तो उस इंजन को घूमने में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। या फिर हम ऐसे समझे जो साइकिल का पहिया है जो घूम रहा है, तो उस घूमने में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो दोस्तों ये मैकेनिकल एनर्जी है, हम इसी को बदल करके विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको हम बदल करके विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आसानी से विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अब आते हैं हम सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी की संभावित ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। शरीर द्वारा अपनी स्थिति के आधार पर तनाव की स्थिति के कारण होने वाली ऊर्जा को संभावित ऊर्जा कहा जाता है। उदाहरण के लिए शरीर को जमीन स्तर से ऊपर उठाने के लिए किया गया कार्य शरीर की संभावित ऊर्जा देता है, जैसे कि भारोत्तोलक में मामले में होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो शरीर को हम ऊपर उठाने में जो किया गया कार्य है या की गई ऊर्जा है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। या फिर हम इसको ऐसे समझें कि एक जलाशय के अंदर पानी संग्रहित है या इकट्ठा है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी विद्यमान रहती है, और उस जलाशय के अंदर से पानी अगर नीचे गिरता है टरबाइन के ऊपर तो वो पन बिजली ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है या पन बिजली उत्पन्न करता है। पोटेंशियल एनर्जी की इकाई 1 किलोमीटर है। तो 1 केजी में जो न्यूटन होता है, जो बल होता है या ऊर्जा होती है वो होती है 9.8 न्यूटन्स। ऊर्जा को काम के स्तर से मापा जाता है। ऊर्जा की इकाई जूल होती है और काम के 1 जूल करने के लिए ऊर्जा के 1 जूल की आवश्यकता होती है। इसमें से जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो वो होती है जूल। उसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के पास अपनी गति के कारण होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गति से बढ़ती है या उसकी गति से बनती है। किसी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा उस पर किए गए कार्य के बराबर होती है, उसमें उस वेग को प्राप्त किया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए एक हथौड़ा की स्थिति गतिज ऊर्जा का उपयोग एक दीवार में कील को ठोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बंदूक से दागी गई गोली एक गतिज ऊर्जा के कारण किसी लक्ष्य को भेद सकती है।
उसी प्रकार से गतिज ऊर्जा की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वो है 1/2 हाफ mv², जहाँ m बराबर शरीर का द्रव्यमान है और v बराबर अंतिम वेग। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो गतिज ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? गति से मिलती है। जैसे कोई भी वस्तु है वो गति कर रही है तो वो कौन सी ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है, और हमें उसको बदलने के लिए सौर ऊर्जा की जो प्लेट्स होती है उनका यूज़ करना पड़ता है। अब आता है सौर पैनलों में संग्रहित और सौर ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था सौर ऊर्जा से अगर हमें बिजली बनानी है तो हम सौर ऊर्जा की प्लेट्स यूज़ करेंगे ताकि जो सौर ऊर्जा है वो हमें विद्युत ऊर्जा में मिल सके। एक अन्य उदाहरण, जब खाना सोलर कुकर पर पकाया जाता है तो वह सौर ऊर्जा का उपयोग करता है, इसे ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में भी बदलती है और सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में भी बदलती है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम पहली उदाहरण की बात करें, सोलर लैंप है ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर सौर ऊर्जा की एक छोटी सी प्लेट लगी हुई है। ये प्लेट क्या करती है? सौर ऊर्जा से इस लैंप के अंदर या इसके अंदर एक बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर विद्युत ऊर्जा को स्टोर कर लेती है। स्टोर करने के बाद में जैसे हम रात को अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम इसे जला करके प्रकाश ऊर्जा में इसे हम बदल सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी कौन सी ऊर्जा जनरेट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद में आता है रोड लाइट्स। रोड लाइट के ऊपर भी सौर ऊर्जा की प्लेट्स लगी होती है और वहाँ पे भी जो प्लेट्स हैं या सौर ऊर्जा है वो किस में बदलती है? प्रकाश ऊर्जा में। उसके बाद में आता है सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर क्या करता है? सौर ऊर्जा से पानी गर्म करता है, तो वो वाटर हीटर हो गया। सोलर कुकर, सोलर कुकर क्या करता है? खाना पकाता है। और सोलर व्हीकल जो सौर ऊर्जा से चलती है व्हीकल्स। उसके बाद में आता है विद्युत ऊर्जा। अब एक बिंदु से दूसरे तक अवशोषित कण की गति से ऊर्जा पैदा होती है, इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। तारों के अंदर इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलते हैं और वो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अभी आपने देखा होगा कोई वायर है इलेक्ट्रिकल, कोई चालक पदार्थ हैं, उसके अंदर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं या गति करते हैं, उसी से क्या होता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा बनती है या विद्युत ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। विद्युत ऊर्जा को उपकरण के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले है पंखा। पंखा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है या विंड एनर्जी में बदल के दे देता है। उसके बाद में है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। एयर कूलर क्या करता है? जो विद्युत ऊर्जा है उसको पवन ऊर्जा में बदलता है। और एक कंप्यूटर है जो विद्युत से यूज़ करते हैं या विद्युत से हम उसे चलाते हैं। जैविक प्रणालियों में आयनों की गति या तो नकारात्मक या सकारात्मक रूप से चार्ज किए जाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए तंत्रिका तंत्र में सूचना में विद्युत आवेशों के रूप में प्रसारित होती है। उसके बाद में आता है विद्युत ऊर्जा के और भी कई चीज़ें हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका झिल्ली के बाहर अधिक पोटेशियम होता है और तंत्रिका कोशिका झिल्ली के अंदर अधिक सोडियम होता है। पोटेशियम और सोडियम आयनों की एकाग्रता में यह अंतर उनके आंदोलन का कारण बनता है और विद्युतीय संकेतों के रूप में जानकारी प्रसारित करता है। इलेक्ट्रिक मछली भी खुद को बचाने के लिए विद्युत पैदा करती है। वे अन्य जानवरों द्वारा हमला किए जाने पर लगभग 500 वोल्ट का बिजली का झटका देती है। तो विद्युत मछली के बारे में तो आपने जाना ही होगा, या नहीं भी जाना है तो जान लेते हैं आज। मछली जो होती है वो एक ऐसी प्रजाति है मछली की जो विद्युत उत्पन्न करती है। विद्युत ऐसे उत्पन्न नहीं करती, केवल एक झटका देती है, बस इतना सा, और वो लगभग 500 वोल्टेज का झटका देती है ताकि वो अपने आप को खुद सुरक्षित बचा सके और कोई भी जानवर हमला करते हैं उस समय। अब आता है तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा थर्मल ऊर्जा परमाणुओं या अणुओं के आंदोलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न गर्मी ऊर्जा होती है। हम इसके लिए ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए, गर्म पानी करने के लिए, सर्दियों आदि के दौरान कमरे में गर्म बनाए रखने के लिए। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऑक्सीकरण से भी
ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा ऊर्जा हमारे शरीर को निरंतर तापमान पर गर्म रखने में मदद करती है। विभिन्न जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं और विभिन्न शरीर प्रक्रियाओं को केवल सामान्य शरीर के तापमान पर प्रभावी ढंग से किया जाता है। ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। यदि पानी को बहुत लंबे समय तक गर्म किया जाता है तो वह उससे जल वाष्प प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम ये समझें कि अगर हम पानी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो पानी जो है वो क्या हो जाएगा, भाप बन करके बाहर चला जाएगा। और जो वो पानी जो गर्म होकर के या भाप बन करके बाहर जा रहा है, उस भाप से भी हम विद्युत जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस भाप से भी हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है तापीय ऊर्जा। पृथ्वी की प्राकृतिक ऊष्मा ऊर्जा। पृथ्वी में प्राकृतिक ऊष्मा ऊर्जा है, जैसे भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय होती है ना, जैसे नीचे पृथ्वी के नीचे जो ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, ऐसे पड़ते हैं, उस समय जो ऊर्जा निकलती है वो होती है भूतापीय ऊर्जा। जियोथर्मल ऊर्जा का उपयोग अब दुनिया के कई हिस्सों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में किए जाने लगा है। उबलते पानी के लिए ईंधन जलाया जाता है और वह गर्मी जारी करता है या गर्मी उत्पन्न करता है। इस प्रकार की ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। मैंने अभी आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो वो ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, उस ऊष्मा या वो जो भाप उत्पन्न कर रहा है, उस भाप से हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तापीय ऊर्जा की, तो तापीय ऊर्जा को हम कई रूपों से पैदा कर सकते हैं। उसके बाद में आता है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। रासायनिक पदार्थ ऊर्जा का भंडार करते हैं। वे इस ऊर्जा को अलग अलग परमाणुओं के बीच बंधन में जमा करते हैं। इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा कहा जाता है। रासायनिक पदार्थों में मौजूद ऊर्जा को एक तब तोड़ा जाता है जब इन पदार्थों का उपयोग जीवित या निर्जीव प्रणालियों द्वारा किया जाता है। जीवित जीवों में ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट में संग्रहित ऊर्जा तब रिलीज होती है जब ग्लूकोज ऑक्सीकरण हो जाता है या उस ऊर्जा का उपयोग अब एटीपी के विश्लेषण के लिए किया जाता है, इसमें संग्रहित किया जाता है। विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं के दौरान जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब एटीपी टूट जाती है और ऊर्जा उत्पन्न करती है, और ऊर्जा जीवन की प्रणालियों के लिए किया जाता है। निर्जीव रासायनिक पदार्थों भी ऊर्जा को अपने बंधनों में संचित करता है। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के रासायनिक बॉन्ड में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के रसायनों को में अपने परमाणुओं के बीच बंधनों में ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। जब हम पटाखा फोड़ते हैं तो उसके अंदर रासायनिक जल जाते हैं और उसके पास से ऊर्जा होती है वो निकलती है, तो उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। उसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं ऊर्जा की। परमाणु ऊर्जा, परमाणु रिएक्टर परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, आराम करने वाले शरीर की स्थिति को स्थानांतरण कर या विस्थापित करने या बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक भरी हुई ट्रॉली को खींचकर या धक्का देकर स्थानांतरित करना या यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। वायु ऊर्जा, पवन चक्कियों द्वारा पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो ये वायु ऊर्जा होती है। रेडिएंट एनर्जी, दीप्तिमान ऊर्जा। दीप्तिमान ऊर्जा या रेडिएंट एनर्जी कौन सी होती है? विकिरण ऊर्जा या विद्युतीय चुंबकीय तरंगों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो रेडिएंट एनर्जी या दीप्तिमान ऊर्जा कहलाती है। यह मानवीय आंखों से दृश्य अदृश्य हो सकता है, मतलब देखी भी जा सकती है और नहीं भी देखी जा सकती। जैसे प्रकाश की सूर्य की किरणें हैं वो हम देख सकते हैं, और एक्सरे, गामा ये किरणें हैं, इनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। एक्सरे और गामा किरणें उज्ज्वल ऊर्जा के अदृश्य रूप हैं। एक्सरे मांस और तस्वीरों की हड्डियों में घुसना, मतलब जो एक्सरे होता है हमारा वो क्या करता है, जो हड्डियां होती हैं उसकी तस्वीर को खींच करके
हमें एक एक्सरे के रूप में दिखाता है। प्रकाश उज्ज्वल ऊर्जा का दृश्य रूप है। प्रकाश ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है, तारे हैं, दीपक इत्यादि प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। और सौर ऊर्जा का सबसे प्रचुर उपयोग हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। तो पौधे केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन संश्लेषित करते हैं। और सौर ऊर्जा का उपयोग विभिन्न रूपों के जैसे सोलर कुकर हुआ, गर्म पानी करने के लिए वाटर हीटर हुआ, बिजली पैदा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। हम अंधेरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, इस प्रकार दृश्यमान उज्ज्वल ऊर्जा हमें देखने में मदद करती है। यहाँ तक कि फायर फाइट्स अपनी गतिविधियों के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं, वे अंधेरे में चमकते हैं जिससे हमें अंधेरे में साफ दिखाई देता है। संचार के लिए इस प्रकाश का उपयोग करते हैं, कहीं भी देखने के लिए हम प्रकाश का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।